सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला अरशद और आप देख रहे हैं डिबेट विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, दुबई एयर शो का आज आखिरी दिन और भारतीय फजाइया ने उसे दागदार कर दिया। एरोबेटिक स्टर्न के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस 2:10 पर गिरा और तबाह हो गया और दुनिया ने देखा पायलट भी इसमें हलाक हो गया। 19 साला तारीख में पहली बार दुबई एयर शो में कोई तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो भी गिर गए हैं। तो ये जो एक हादसा पेश आया है इसने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया है और पाकिस्तान को जिस तरह से भारत की जानिब से धमकियां दी जाती थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, फिर ये एक और हादसा पेश आ गया। तो भारत का जो एक गुरूर था और उसका ये कहना कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, जिल्लत जो है वो खुद ही अपने मांग में भरता हुआ भारत नजर आ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में भी खासी गर्मी है। IMF की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे हुकूमत के खिलाफ एक संगीन चार्जशीट करार दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बढ़ती हुई करप्शन, अशराफिया का हिसार और मईशत की रुकावट जो है वो सामने लाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने ये रिपोर्ट आखिर 3 माह तक क्यों छुपाए रखी। इस पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम जो मामला है वो है ज़िमनी इंतखाबात का और इसमें जो KP के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनकी जानिब से धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। उस बयान पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस दिया गया और उनके वकील भी पेश हुए, जबकि ये जो नोटिस है पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। ये जो मामला है किस जानिब जाएगा। फिर दूसरी जानिब आने PTI की जो मुलाकात का मामला है ये भी खबरों में है। उनकी बहनें मुलाकात के लिए जाती हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती है, अदालत का हुक्म है उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो रही है। फिर हमने ये भी देखा है कि सुहेल आफरीदी की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज, उनको एक ख़त भी तहरीर किया गया है और कहा गया है कि मुलाकात करवाई जाए। ये मुलाकात हो सकेगी, नहीं हो सकेगी और क्या इस ख़त से PTI को उम्मीदें हैं कि हुकूमत जो है वो अब मुलाकात करवा देगी और आगे चलकर ये सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। शाहिद खटक साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेहताब हैदर सीनियर सहाफ़ी और सीनियर रिपोर्टर हैं, माहिर मुआशी उमूर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा सीनियर एंकर पर्सन एहतशामुल हक साहब बोल न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। सबसे पहले मेहताब, मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी, IMF की जानिब से जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है उसका ग्राफ किस हद तक बढ़ चुका है, फिर इसके क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, क्या इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि किस तरह से हुकूमत जो है इक़दाम कर रही है और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत ने इस पर क्या तैयारी की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव है। 186 पेजेस हैं इसके और ये IMF के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत को इस वजह से इस रिपोर्ट को रिलीज़ करना पड़ा कि अभी हालिया दिनों में जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तीसरी किस्त और सेकंड रिव्यू जो है वो कंप्लीट हुआ है और 8 दिसंबर को पाकिस्तान को $1.2 बिलियन मिलने की तवक्को है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से। तो उसके दौरान बुनियादी तौर पर ये प्रायर एक्शन करार दे दिया था IMF ने कि जब तक आप ये रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे IMF के बोर्ड के सामने $1.2 बिलियन की जो किस्त है उसकी दरख्वास्त नहीं रखी जाएगी। तो ये तो बुनियादी वजह है जिस वजह से हमने वो रिपोर्ट जारी करने की इजाज़त दी। दूसरी बुनियादी बात ये है कि IMF की वाकई ये चार्जशीट है पाकिस्तान के ओवरऑल जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और जो करप्शन है वो मैं आपके सामने चंद फिगर्स रख देता हूँ ताकि इसकी वेरासिटी जो है वो आपके सामने आ सके। IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 5% से लेकर 6.5% तक मुतासर होती है ये करप्शन की और वीक गवर्नेंस की वजह से। अगर मैं उसको
आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान का 1% ऑफ GDP तकरीबन 1300 अरब रुपए के लगभग है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कोई 6 to 8 ट्रिलियन रुपीस का इम्पैक्ट है हर साल की बुनियाद के ऊपर, और ये बहुत बड़ा फिनोमिनल फिगर है। जहाँ जहाँ पे उन्होंने वीकनेसेस शो की हैं वो पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में, जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है उसके निज़ाम में, जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है जिसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अच्छा मेहताब भाई, ये बताइएगा जो कमजोरियां निज़ाम में IMF ने मेंशन की हैं, क्या उस पर हुकूमत काम कर रही थी? क्या कोई हुकूमत का प्लान था उनको बेहतर करने में? देखें, ये जो टेक्निकल रिपोर्ट है ये सिग्निफिकेंट वजह ये है कि इसमें से 92 रिकमेंडेशंस हैं जो IMF ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे दी हैं। IMF का जो मौजूदा प्रोग्राम है ये 36 मंथ्स का है। तकरीबन 1 साल और 3 महीने इस प्रोग्राम के गुजर चुके हैं, 17-18 माह बाकी हैं। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि मसलन ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके जो एसेट्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के तहत 2026 के दौरान जारी करने पड़ेंगे। तो कुछ इसके नुकात ऐसे होंगे जो IMF प्रोग्राम का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बन जाएंगे। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का मतलब ये है कि वो IMF की कंडीशनलिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होंगे, और उन कंडीशनलिटीज़ को फिल किए बगैर पाकिस्तान IMF के मजीद कर्जा जाज या तो नहीं ले सकेगा या IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को एक वेवर या छूट देनी पड़ेगी। और आपको पता ही है, हुकूमत दावे करती रहे ये IMF का लास्ट प्रोग्राम नहीं है, चूंकि अगले प्रोग्राम ने हमने दोबारा भी जाना है, तो बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो IMF का जब अगला प्रोग्राम आएगा तो उसके अंदर भी IMF इन कंडीशनलिटीज को इंसर्ट कर सकता है। उसमें देखी जाएंगी। शाहिद खटक साहब की जानिब में बढ़ना चाहूंगी। शाहिद साहब, हुकूमत आपको लगता है कि IMF की जो शराइत हैं उनको पूरी करने में नाकाम रही है, जिसके बाद हमने ये देखा है कि IMF की जानिब से बराह रास्त तनकीद की गई है, तजावीज़ दी गई हैं और मुतालिबात किए गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपकी सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़िमनी बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इस वक्त हमें पूरी पार्टी को, पूरी पाकिस्तानी कौम को जो एक इंतहाई सीरियस तशवीश है वो इमरान खान साहब की आइसोलेशन के हवाले से है। इमरान खान साहब को इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, उनकी फैमिली जो है उनको मिलने नहीं दे रहे, और उनकी बहनों के साथ जो मंगल को हुआ, जिस तरीके से उनको रोड के ऊपर घसीटा गया, हमारी पार्लियामेंटेरियन की बेइज्जती हुई, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रोटा है उसी की बुनियाद के ऊपर हम उधर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब उनको ये मिलने नहीं दे रहे वहाँ। उस जाने में आऊंगी, लेकिन अभी जरा हम इस रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप क्या समझ रहे हैं? ये जो IMF इस पे मैं यही कमेंट करूँगा, जब हमारी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, जब रिजीम चेंज हुआ और रिजीम चेंज के बाद जिस तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया, तो उस वक्त हम इनको बार बार यही कह रहे थे, तनबीह दे रहे थे कि देखें इस वक्त आपकी मईशत जो है ये या बेहतरी की तरफ जाएगी या डाउनफॉल की तरफ जाएगी। जब पूरी दुनिया के जितने भी इकोनॉमी की जो जितने भी एक्सपर्ट्स थे, मोडीज थी, या जितने भी जो रिपोर्ट्स आया करते थे, उस वक्त जब हमारी हुकूमत इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो सब इंडिकेशन जो थे वो मुस्बत तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव सिम में थे। लेकिन जब एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया गया तो आपने देखा कि जो रेमिटेंसेस, जो हमारे दौरे हुकूमत में जो डॉलर की कदर थी, जो ऑयल प्राइसेस थे, जो चीनी की कीमत थी, वो सारी चीज़ें थी वो एकदम जो थी वो महंगाई एकदम से जम कर गई, आपके रेमिटेंसेस कम होना शुरू हो गए, तो जिसकी वजह से आपकी मईशत के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आया, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज उस बात की गवाही IMF ने दी, और हम यही चीख रहे हैं, यही हमारी जदोजहद है इस मुल्क के अंदर कि इस मुल्क में करप्शन हो रही है, इस मुल्क का पैसा जो है TTs के जरिए बाहर जा रहा है, इस मुल्क के पैसे जो है बाहर से जरीदे खरीदे जा रहे हैं। जब आप अभी जो IMF की अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर हम NAP की बात करते हैं, शाहिद साहब, अगर हम NAP की बात करते हैं तो NAP को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये हर हुकूमत में ही इल्ज़ामात लगते रहे हैं, PTI के दौर में भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि NAP को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये एक हुकूमत की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी है? शुमैला, अगर आप मुझे इस पर कंप्लीट करने दें मेरा कमेंट, तो मैं आपकी सवाल की तरफ ही आ रहा था। देखिए, पहली बात ये कि अगर वो जो चीनी की इंक्वायरी
जो हमारे दौरे हुकूमत में हमने शुरू की, अगर वो सही तरीके से होती, आज आप ये रिपोर्ट उठा के देख लें, इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो चीनी का है कि चीनी के ज़रिए जो है करप्शन का एक बाजार गर्म है। कभी आप उसको इंपोर्ट कर देते हैं, कभी आप एक्सपोर्ट करते हैं, कभी आप गलत अदाद शुमारत की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि जी चीनी बाहर बेच दो, चीनी ज़्यादा है, अगले महीने बाद पता चलता है कि जी चीनी तो मुल्क में है ही नहीं, फिर आपको महंगी चीनी खरीदनी होती है। इसी तरह गंदम में आप कहते हैं कि जी गंदम ज़्यादा है, बाहर बेच दो, फिर कहते हैं कि नहीं गंदम कम हो गई, बाहर से यूक्रेन से आपको गंदम खरीदनी होती है। तो जब आपके इतने मेगा स्कैंडल्स होते हैं, आप उन चीज़ों को नहीं रोकते। इसी तरह इसमें पावर सेक्टर का जिक्र है, इसमें एनर्जी सेक्टर का जिक्र है कि जी IPPs जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, करप्शन को कैसे रोका जा सकता है, सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आगे चलकर शाहिद साहब मैं आपसे सवाल करूंगी। मेहताब, हमें ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ऐसा क्यों किया गया है कि 3 माह तक इस रिपोर्ट को छुपाए रखा, और फिर जब बैरूनी दबाव आया, ये सामने आई रिपोर्ट, उसके बाद फिर हुकूमत को यह ख्याल आया है कि अब उसे इस पर काम करना पड़ेगा। क्या ऐसी हुकूमत की मजबूरी थी या हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ क्या आया अभी तक? देखिए, बुनियादी तौर पर ये गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं आपके प्रोग्राम में ये बताऊं कि ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है, लेकिन इससे पहले जो कंट्रीज़ हैं मैं उनका हवाला जो है वो देना चाहता हूँ। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस तरह की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट की रिपोर्ट IMF ने तैयार की है। कीनिया है, गाना है, इस तरह के ममालिक हैं। और एक मुल्क जो है इसके अंदर और भी है, और वो है हमारे साथ श्रीलंका। श्रीलंका का आपने देखा कि वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल हुई और वहाँ पे भी ये रिपोर्ट जो है वो तैयार हुई। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट है जी। इसमें अगर रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो इसमें जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है उनके ज़माने से लेकर उसमें जिसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान बनाने वाले थे उन्होंने कहा था कि आपने निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करना है। तो उस रिपोर्ट के अंदर जो कायदे आज़म है उनके इरशादात को भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। तो बुनियादी तौर पर ये सारी रिपोर्ट जो है वो एक डैमनिंग किस्म की रिपोर्ट है, लेकिन ये वीकनेस ऑफ गवर्नेंस जो है वो पिछली गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट का इशू नहीं है। लेकिन इस गवर्नमेंट के ऊपर चार्जशीट मैं भी इसलिए कह रहा हूं कि इनका दावा था कि हमारी गवर्नेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उस गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशानात भी हैं। लेकिन एक बात का मैं खटक साहब को जो है वो जवाब देना चाहता हूं, वो ये है कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो आखिरी टाइम पे हमने देखा कि PTI ने भी कुछ इस तरह के डिसीजंस दिए थे कि जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम स्टॉल हो गया था। शौकत तरीन साहब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे और मुझे याद है कि उनकी एक ब्रीफिंग के दौरान जो कि चंद 1 महीना पहले हुई थी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आने से, तो मैंने उन्हें कहा था कि ये आप जिस तरह के इकदाम कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया था, पेट्रोल की कीमतों को फ्रीज कर दिया था, बिजली की कीमतें कम कर दी थी, तो मैंने उनसे कहा था कि ये IMF के प्रोग्राम को आप डिरेल करने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो गवर्नेंस की वीकनेस है ये ओवर द डिकेड जो है वो इस तरह रही है। और आज सूरत हाल ये है कि IMF की इस तरह की लैंग्वेज मैंने अपने 30 साल की जर्नलिज्म में नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल खुलकर बात की गई है इस रिपोर्ट में। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एहतिशाम उल हक साहब, सीनियर तजियाकार बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब, हुकूमत की जानिब से जो गुड गवर्नेंस के दावे किए जाते हैं और अपनी जो मुआशी तौर पर हुकूमत कहती है कि हम कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, और पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है, सरमायाकारी बेहतर हो रही है, एतमाद बढ़ रहा है सरमायाकारों का, उसी तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि IMF की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो बातें हैं, जो निकात हैं, आपके ख्याल में ये रिपोर्ट और हुकूमत के गुड गवर्नेंस के दावे कितना बड़ा तजाद है इन दोनों बातों में? देखिए शुमाइला, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है और पिछले कई बरसों से हम देख रहे हैं हमारा ग्रोथ रेट जो है ना 2.5-3% पर स्टक हुआ है। उसकी बहुत सारे वजूहात है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, फिर हमारी इकोनॉमी को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं किया, और इंटरनेशनल हालात और वाकई एक बात सही है कि जो ये नहीं कह सकते कि गिलास है ना वो भरा हुआ है और आधा खाली है। इस गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट से बचाया
अभी आप देख लें, हम बहुत सारे हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कुछ बेहतर हुए हैं और कुछ नहीं बेहतर हुए। अभी देख लें हमारा ये जो है फॉरेन रिजर्व्स हमारे बेहतर हुए हैं, इनफ्लोज हमारे बेहतर हो गए हैं, हमारी यह डिफॉल्ट की सिचुएशन नहीं है। हमें जो IMF की तरफ से हमेशा कहा गया कि आपके पास 3 माह का ज़र बादला होना चाहिए, वो हमारे पास तकरीबन है। आज हमारे 14 से बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। अगर हम इसमें शामिल कर लें बाकी कमर्शियल बैंक्स के भी, तो ये बड़े बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आप देख लें इन्वेस्टमेंट जो है बड़े अरसों से हम देख रहे रुकी हुई थी, उसमें तब्दीली आई है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आई है। अभी अब कहा जा रहा है कि तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इस मौजूदा माली साल में, शायद इससे भी ज्यादा आ जाए। अभी देखें कुछ चीजें हैं जिसपे सवालिया निशान आप भी उठाती हैं, मैं भी, IMF भी, वो ये कि वाकई करप्शन में गवर्नेंस के हवाले से हम देखते कि जो हुकूमत के जितने इदारे थे वो नहीं पूरे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी अदारों की करप्शन है, स्टेट सेक्टर की करप्शन है। अभी देख लें तकरीबन 70-80 हमारे जो स्टेट कॉर्पोरेशन है उनकी सालाना हेमरेजिंग ब्लीडिंग जो है ना वो तकरीबन 900 से 1,000 अरब तक की है। तो IMF तो यही शिकायत करता है कि आप गुड गवर्नेंस ठीक करें, अपने अदारों को रीस्ट्रक्चर करें, वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आए ताकि वो वायबल हो सके, और वो जो अपना लॉस मेकिंग यूनिट है वो अपने या तो आप उनको प्राइवेटाइज करें या उनको वायबल बना के प्रॉफिटेबल बनाए, तो वो नहीं बन रहे। तो यहाँ पे हुकूमत जो है ना वो मुश्किल में है, वो नहीं कर पा रही। हाँ, ये बात जरूर है कि 3 महीने तक रिपोर्ट रोकने का मतलब यही था कि ये बड़ा एक अहम सवाल उठाया जा रहा है, बैकलैश आएगा। लेकिन देखिए मुझे ये बात कहने में शुमाइला की वाजिब नहीं है कि IMF के दबाव होती है। IMF का काम हो चुका है। देखिए एक मुद्दत से पाकिस्तान में सारी दुनिया भी कहती है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल इतना ज्यादा है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? आपने देखा 70% लोग ऐवानों में जो बैठे हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो लगाने नहीं देते थे। लेकिन IMF ने जिस तरीके से सर पे डंडा रखा तो आपने देखा कि इन्होंने बिल्कुल वो टैक्स भी लग गया। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक फरमाया। दूसरा आप देखें क्या हुआ कि हुकूमत को उन्होंने कहा कि भी ये जो ग्रेड 17 से 22 तक के लोग हैं इनके हिसाब से आप जारी करें और करें, इनके जो रिलेशंस हैं, फैमिली के लोग हैं, उनके बारे में जो सर आगे चलकर मैं आपके सामने ये सवाल भी रखूंगी कि अगर असासे जाहिर कर दिए जाएंगे सरकारी ओहदेदारान के, तो क्या इससे करप्शन या जो एक निज़ाम है वो शफाफ हो सकेगा? कुछ और अहम इशूज पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिद साहब आप बताइएगा कि क्या PTI इस मुतालिबे से IMF के इत्तेफाक करती है कि NAB को एक आज़ाद और मजबूत इदारा होना चाहिए, और किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है? क्या प्लान है PTI, क्या इस हवाले से क्या प्लान है, क्या सोचती है, किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है? क्योंकि हर दौर में इल्ज़ामात लगते रहे इस इदारे पर। जो PDM-1 हुकूमत थी उन्होंने तो कोई दूसरा कोई तीर नहीं मारा था। जब रजीम चेंज हुआ, हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो उन्होंने तो एक दूसरे की चोरियाँ डाके जो इन्होंने चोरियाँ की थी उसको प्रोटेक्शन के लिए नेब तरामीम किए, तरह नेब जो है उसको डिफेक्टिव कर दिया। और अभी भी जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, ये इस्तिस्ना का क्या मतलब है? इस्तिस्ना का तो यही मतलब है अगर मैं चोरी करूँ, डाका करूँ, मैं मुल्क लूट के ले जाऊँ, मुझे इस्तिस्ना हासिल है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं कानून से अबव हो गया हूँ, मैं मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए जब ये ऐसे इक़दाम करते हैं तो इन इक़दाम से तो IMF क्या पूरी दुनिया को, देखिए वाहिद मुल्क होगा इस वक्त जिसके प्रेसिडेंट को, जिसके अस्कर क़ियादत को वो इस्तिस्ना हासिल हो गई है। तो जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो इससे तो ट्रांसपेरेंसी का अमल जो है ये मुतासर होगा, और ट्रांसपेरेंसी जो है या जो करप्शन की रोकथाम है, जिसने भी चोरियाँ की हैं, जिसने भी किया है, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। अगर मैं MNA हूँ, मेरे अकाउंट्स जितने भी हैं, मेरे फैमिली के हैं, मेरे अजीज़ व अकारिब के हैं, सब पब्लिक हो ताकि पता चले अगर मैंने चोरी नहीं की, अगर मैंने किसी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले चोरी करके, तो मुझे किस बात का डर है, मुझे किस बात का खौफ है। तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं होना चाहिए कि जी ये हमारे तजदीद निगार साहब जो कह रहे थे, शाम लक साहब, कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो है बड़े बड़े वो मगरमच्छ बैठे हुए, पार्लियामेंट वाले बेचारे, उसमें अगर आप उनके परसेंटेज निकाले तो टोटल 2-3% लोग भी उसमें नहीं होंगे। या तो ये पाबंदी होनी चाहिए कि 18-19 ग्रेड का जो ऑफिसर होगा उसके ऊपर बाइंडिंग होगी को सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहेगा। और बताइएगा एक और बड़ा, शायद साहब एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, एक बड़ा अहम जो एक मामला हमारे सामने वो ये भी आया है कि वज़ीर आला KP ने
ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब नोटिस भी लिया गया है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए, ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन में जो तैनात अमला है उसे डराया धमकाया जाए? बात को एक तरीके से भी तो किया जा सकता है। ख़ासतौर पर अगर हम सुहेल आफरीदी की बात करते हैं तो उनकी जो पहली तकरीर हमें याद है कि जो उन्होंने की थी उस पर भी बड़ी बहस हुई थी। पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात कराए थे उसमें जो फॉर्म 47 चला उस वक्त उनका कोई ज़मीर नहीं जागा, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर रावलपिंडी जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो गुफ्तगू की उसने कहा कि हाँ जी हमसे फॉर्म 47 के ज़रिए वो इलेक्शन जो है वो तब्दील कराया गया, तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन को कोई चीज़ बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। इसके अलावा वो फेडरल जो मिनिस्टर थे अवैस लगारी फॉर्म 47 के, वो जो अभी गए उन्होंने जो डीजी खान में तकरीर की, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन को कोई चीज याद नहीं आ रही थी। चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी एबटाबाद गए थे, वो इलेक्शन नहीं गए थे, इलेक्शन उस एरिया में कोई इलेक्शन नहीं था, और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने धांधली की, किसी ने इलेक्शन तब्दील किया तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अगर इसको आप धमकी समझते हैं तो धमकी समझ लें। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि तहरीक इंसाफ का हमेशा से मुतालबा रहा है कि हम अपनी हुकूमत में रह के भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, वरना आप पंजाब में जाके देखें दिन दहाड़े जो तो चले ये मामला है शायद साहब, एक जानिब तो ये मामला है, लेकिन दूसरी जानिब बानी पीटीआई से जो मुलाकात ना करवाने का एक इशू है वो भी बड़ा खबरों में है, और वज़ीर आला केपी ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को एक खत भी लिख दिया है। तो बात तो उस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। एहतशामुल हक साहब, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? सुहेल आफरीदी की जानिब से जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, क्या ये तर्ज अमल पीटीआई को मजीद नुकसान पहुँचाएगा क्योंकि पीटीआई ऑलरेडी मुश्किलात में है? फिर दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुलाकात भी ना होने का एक बड़ा अहम मसला है जो कि पीटीआई को दरपेश है। तो पीटीआई का तर्ज अमल मौजूदा हालात में आपको लगता है कि हालात के मुताबिक है या तब्दीली की जरूरत है इसमें? के मैं कहूँ को और आदमी के और बात है, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जी 2 साल हो रहे हैं बानी पीटीआई अंदर हैं, कोई जिसको कहना चाहिए ना मूवमेंट चल सकी, आपने बड़े सब कुछ करके देख लिया। असल वजह यह है कि इनके इख्तलाफात हैं, पार्टी को हाईजैक किया हुआ है वकीलों ने, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती, नतीजतन मामला खराब हो रहे हैं। अभी केपी आप देख लें, 13.5 साल से इनकी हुकूमत है, वहाँ पे जेलिया का काम नहीं हुआ, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, आपने देखा इसके कोई मेडिकल कॉलेज, कोई अस्पताल वहाँ नहीं बन पाया। तो वो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जो पैसा है वो करप्शन की कहानी है। बस ट्रांसपोर्ट का एक प्रोजेक्ट था, वो 20 बिलियन से 100 बिलियन का हो गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं चल पा रहा। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, हम ये जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी लेके चले हैं इससे हमें नुकसान होगा। अभी देखें बैरिस्टर घोर कह चुके हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, अली जफर भी कह चुके हैं। तो ये आप देख लें कि ये वकला है। फिर पॉलिटिकल साइड पे आप देख लें जो लोग हैं, अब जो पार्टी से अलहदा हो गए, अब उनकी बात कुछ लोग सुनते हैं। फवाद चौधरी साहब जो है सियासी आदमी है, शाह मोहम्मद कुरैशी अंदर हैं, जो जेल में लोग इनके लाहौर में हैं, वो कहते हैं जी आप हम भी तो 2.5 साल से जेलों में, हमें तो कोई मिलने नहीं आ रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो देखें ये इनके लिए अपनी मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात ओवरकम होगी जब इनका रवैया ठीक होगा। देखिए आप जब आप लेकिन एहतशाम साहब, रवैया एक जानिब पीटीआई का जो रवैया है वो तो है, लेकिन दूसरी जानिब अदालती अहकामात हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, उसके बावजूद अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, हमने देखा कि बानी पीटीआई की बहनें जो हैं वो काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार भी करती रहीं, फिर जो सारी सूरत हाल हमने देखी, तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए। तो हुकूमत की जानिब आप क्या देख रहे हैं, उनकी क्या नीयत है, मुलाकात करवाने में क्या हर्ज है? देखिए मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से कि मुलाकात करवानी चाहिए, करवा देनी चाहिए मुलाकात, इसमें उनका हक भी है। और जो दिन दिए जाते हैं उस हिसाब से जो मंडे को या जुमेरात को जो मुलाकातें जो भी वक्त होता है वो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन फिर आपने देखा कि वहाँ पे भी सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, वहाँ पे भी आपने देखा डाला के बाद जलसे जुलूस हो जाते हैं, रास्ते बंद होते हैं, वो अपनी जगह अलग सिचुएशन है। लेकिन अहम बात अपनी जगह पे है कि ठीक है उनको मुलाकात कर देनी चाहिए, लेकिन अगर ये मुलाकात फर्ज करे नहीं होती तो आप इसको चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट में भी कहा हुआ है कि जी मुलाकात करने की जाए, उसके बाद दोबारा आप जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम हुकूमत को चलने ही नहीं देंगे, हम जो सूबे के मामलात है वो
नहीं चलने देंगे। पानी जो वहाँ से मुख्तलिफ डैम से आता है, इस्लामाबाद को जाता है, खानपुर का डैम का पानी हो, तो ये तो जो है वफाक के खिलाफ बातें करना या ये कहना कि जी हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट बातचीत करेंगे, तो देखे ना इस तरह कोई नहीं करता। ये सारे काम आपने देखा वफाक का काम होता है, फॉरेन पॉलिसी वो चला रहे होते हैं, फाइनेंस उनके पास, इंटीरियर उनके पास। तो ये सारी बातें बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही हैं कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आपके लिए बहुत सारे नताइज जो है ना वो पैदा कर सकता है, मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस हवाले से कोई सेंस प्रिवेल नहीं करी, नतीजतन जो है ना पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुलाकात की इजाजत दे देनी चाहिए, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना चाहिए। सियासी सूरत हाल को सियासत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि आप कहें जी जलसे जुलूस करेंगे। अब एक चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि वो खड़े होकर कहे कि जी मैं बंदे लेके आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। दोनों जानिब से कुछ लो और कुछ दो का जो एक मामला है, एक की बात सुनना, दूसरे की बात पहुंचाना, ये यकीनन एक अच्छा तर्ज अमल होगा अगर दोनों जानिब से। फिर हमने ये भी देखा है कि जो वज़ीर आला पंजाब को एक खत तहरीर किया गया है, उस पर जो है वो अब क्या उसका रद्द-ए-अमल आता है पीटीआई से, क्या उम्मीद रखे हुए है मेहताब हैदर। नैब ने जो रिकवरी की है, एक बहुत बड़ी रिकवरी की है, उसका पैसा कहाँ गया, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जो कौम के जहनों में है। इस पर आपके पास क्या अपडेट है? देखें, बुनियादी तौर पर वो जो 5.3 ट्रिलियन की रिकवरी की बात कर रहे हैं, जो कि 23-24 का उसमें हवाला दिया गया है, ये बेसिकली नैब का एक स्टेटमेंट थी जिसको आईएमएफ ने एज ए रेफरेंस अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल कर लिया है। लेकिन ये एक साल की रिकवरी नहीं है, ये माजी में उनकी जो रिकवरीज हैं उसकी अमाउंट को शामिल किया गया है। लेकिन इस पे मैं भी एक सवाल उठाना चाहता हूं, और ये हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से करे कि ये जो आपने 5% से लेके 6.5% ऑफ जीडीपी आपके ख्याल में इंपैक्ट हुआ है, इसका फिगर आपने कैसे लिया है, इसका फिगर आपने कहां से लिया है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर करप्शन नहीं है तो ये झूठ है। गवर्नेंस का इशू है, वीक गवर्नेंस है, सिनर्जीज नहीं है आपस में, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन ये फिगर जो आईएमएफ की तरफ से आया है उसके बारे में भी पूछना चाहिए कि ये फिगर आपने कहां से लिया है, इसकी क्या मेथोडोलॉजी थी, ये आपने बैठ के जो है ये फिगर बना लिया है, उसका कोई बुनियादी आप बताएं, उसके बाद जो है वो करें। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर आईएमएफ ने तैयार की है, तो बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान मजबूर थी ये आईएमएफ का प्रोग्राम लेने के लिए, और उनके पास चारा नहीं था, जिसका आपने पहले भी पूछा था कि 3 माह तक रोकने की कोशिश करते रहे। चूंकि मेरी इत्तला ये थी कि ये जो रिपोर्ट है ये 200 पेजेस से ज्यादा की है, 200 से 250 पेजेस के दरमियान थी, तो ये 3 माह निगोशिएट करके इसको रिड्यूस किया गया। लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी डैमनिंग किस्म की रिपोर्ट है, और इसके बारे में हुकूमत को अपनी जो स्टांस है वो सामने लाना पड़ेगा। जरा वक्त जरा कम है, मैं शाहिद साहब की जानिब जाना चाहूंगी। शाहिद साहब, मानी पीटीआई से जो एक अहम मुलाकात का मामला है वो होके नहीं दे रही है, फिर आखिरकार आपने वजीर आला पंजाब के नाम एक खत भी लिख दिया है, उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी, मुलाकात करवा दी जाएगी, और अगर ये भी एक जो खत आपने लिखा है उस पर भी अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो फिर पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या है? मैं एक तो ये कि जो तज्जिया निगार होते हैं वो बड़े वो न्यूट्रल तज्जिए करते हैं, जैसे मेहताब साहब अभी बड़ा न्यूट्रल कर रहे हैं। कुछ तज्जिया निगार ऐसे होते हैं कि आपको उसके साथ तज्जिया निगार की बजाय अगर आप किसी पार्टी की नुमाइंदा लिख दे तो आसान होगा, क्योंकि आज वैसे भी किसी दूसरी पार्टी का नुमाइंदा इधर है नहीं, तो हमारे भाई बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज तले डबोया, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, जिन्होंने टीटीएस के जरिए पाकिस्तान के पैसे लेके गए, जिन्होंने मेफर अपार्टमेंट लिए, जिन्होंने लंदन में जायदादी बनाई, जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड पैसे लेके गए, उनका तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त वाहिद इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो बहुत से तज्जिया निगारों को यही होती है कि आपने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ही बातचीत कर ली है, क्योंकि खुद तो कभी गए नहीं है, उनको पता नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो वो केपी में वो भी बेहतर नहीं है। केपी की अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो भी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत जबरदस्त गई है। वैसे मैं आपसे, आप कभी गई हैं खैबर पख्तूनख्वा? मेरा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है, तो लेकिन ये तो मसला है ना, क्या आप मीडिया वहाँ पे जाता नहीं है, एंकर्स वहाँ पे जाते नहीं है, वहाँ पे विजिट करे। देखिए पख्तून जो है ये दूसरी दफ़ा किसी को वोट नहीं देते, इन्होंने हमें परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर हमें वोट दिया। वहाँ पे जो बिलियन ट्री, सेहत कार्ड,
वहाँ पे एजुकेशन में रिफॉर्म्स, बहुत सी चीज़ों पे हमने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की। वो अलग बात है कि वो जो निगरान सेटअप आया उसने बहुत सी चीज़ें ख़राब कर दी 17-18 महीनों में, लेकिन हमने वहाँ पे बहुत काम किया। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा वाले दोबारा वोट नहीं देते। और रही बात मुलाकात की, देखिए हमारी पार्टी हमारी पार्टी है, मीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग है, कहाँ पर क्या काम हो रहा है ये सब सामने आ जाता है, और मीडिया बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दिखाता नहीं है, हकीकत दिखाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आखिर में मुझे मुख्तसर ज़रा ये बताइएगा कि महमूद अचकज़ई का नाम तब्दील, मतलब उनको ऑपोजिशन लीडर के लिए जो उनको नामजद किया गया था, अब मौलाना फजल रहमान का नाम सामने आ रहा है, ज़रा इसकी तस्दीक कीजिएगा। नहीं जी, देखिए हमने साइन कर दिया है, इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी कि देखिए हम इस वक्त कोलिजन अपोजिशन, हम इस वक्त कोलिजन में हैं, अपोजिशन जमातें, अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अपोजिशन के तो अलायंसेस बनते हैं इशू बेस, और हम चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे इस अलायंस का हिस्सा बने। लेकिन महमूद खान अचकज़ई, देखिए हम चाहते हैं कि हमारा अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई हो, स्पीकर कहता है कि आपका इख्तियार नहीं है। देखिए इस मुल्क में ये जमहूरियत है, जब जमहूरियत के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता, आपको सच बात बता नहीं सकते, और इधर आके जी हमारे वकला के ऊपर, हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका काम यही होता है कि आप इनके इंटरनल पॉलिटिक्स करें। जो जेल के अंदर हो रहा है, जो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, वो वहाँ पे हमारे कैदी हैं पंजाब के अंदर, उनके लिए एक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन एक डिमांड है कि जो भी तजदीदगार है वो कम से कम हक और सच का साथ दे। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा मेहताब हैदर और एहतशामुल हक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। और IMF की जानिब से एक रिपोर्ट तो सामने आ गई है, हुकूमत ने इस पर अब जो काम है वो भी शुरू कर दिया है, लेकिन जो हुकूमत के अब इक़दामात हैं वो किस हद तक बेहतर साबित होंगे, कितने जल्दी होंगे, और किस हद तक उनका जो एक इम्पैक्ट है वो एक आम आदमी तक पहुंचेगा, करप्शन की रोकथाम कैसे होगी, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।